सोचकर देखो, एक ऐसी दुनिया जहां पूरी पृथ्वी अनंत रेत के समंदर में बदल चुकी है, जहां नजर जितनी दूर तक जाए सिर्फ रेत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। रेत के नीचे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स छिपे बैठे हैं और बचे हुए इंसान आखिरी संसाधनों के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस बर्बाद दुनिया में एक ऐसा लड़का भी है जो अपने आसपास की सारी रेत को कंट्रोल कर सकता है। और जब पूरी दुनिया ही रेत से बनी हो तो जरा सोचिए उसकी शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। पूरा संसार उसकी मुट्ठी में आ सकता है और उसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। कहानी की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले होती है। आकाश से एक रहस्यमयी प्रकाश किरण पृथ्वी पर गिरी। उस रोशनी ने पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते नीले ग्रह को एक विशाल रेगिस्तान में बदल दिया। जो थोड़े बहुत इंसान बचे उन्होंने अपने लिए मजबूत बस्तियां बनाई और किसी तरह जीवित रहने लगे। इसी दुनिया में हमारा एमसी जियोनन रहता था, एक गरीब और कमजोर लड़का जो कुछ निर्दयी लोगों के बीच फंस गया था, जिन्हें दूसरों को मारने और सताने में मजा आता था। लेकिन जियोनन उन लोगों में से नहीं था जो चुपचाप मार खाते रहे। उसने भी जवाब में मुक्का मार दिया। उसी दौरान उसे याद आया कि उसने कभी जानबूझकर किसी को नहीं मारा था। हाँ, एक बार एक आदमी उसका सामान चुराने आया था और एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। यह बात उसे आज भी डराती थी, क्योंकि उस आदमी का संबंध लियोंग नाम के एक शक्तिशाली अवेकनर से था और इस दुनिया में अवेकनर देवताओं जैसा सम्मान पाते थे। अगले ही पल वही बदमाश जियोनन के मुक्के से बिना प्रभावित हुए उसे जोर से धक्का मार देता है। फिर अपनी अवेकनर शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे सबक सिखाने लगता है। लेकिन तभी एक दुर्घटना हो जाती है। उनकी बस पलट जाता है और वह आदमी भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी मरने की कगार पर पहुंचा ड्राइवर कांपती आवाज में बताता है कि उन्हें एक गॉडजिला जितने विशाल सैंडवर्म ने निगल लिया है। जियोनन अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है। उसे लगता है कि अब उसका अंत निश्चित है। अगर वह थोड़ा और शक्तिशाली होता तो शायद हालात अलग होते। कुछ ही पलों में वह विशाल सैंडवर्म उसे पूरा निगल जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जियोनन मरा नहीं। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर जिंदा पाया। वहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। सैंडवर्म के भीतर उसे मानव सभ्यता के नष्ट हो चुके अवशेष दिखाई देने लगते हैं। टूटी हुई इमारतें, खोए हुए शहर और वह शानदार दुनिया जो कभी इंसानों की थी। उसी क्षण उसके भीतर कुछ जाग उठता है। उसकी पहली शक्ति, उसका अवेकनिंग। अनजाने में उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, सैंड ब्लास्टर। अगले ही पल रेत की एक भयंकर ऊर्जा लहर निकलती है और सैंडवर्म के शरीर को चीरकर बाहर निकल जाती है। अब उसके पास जीने की शक्ति थी। अब वह असंभव परिस्थितियों से लड़ सकता था। जियोनन अपने दिल की हर धड़कन महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर असीम ऊर्जा से भर गया हो। उसे समझ आ गया कि यही अवेकनिंग की प्रक्रिया है। वह अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उधर एक और विशाल सैंडवर्म उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह उसे निगलने ही वाला था। लेकिन इस बार जियोनन भागा नहीं। वह वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल निडर। तभी अचानक एक रहस्यमयी आदमी बिजली की गति से वहां प्रकट होता है। वह जियोनन को दूर फेंक देता है और खुद उस सैंडवर्म का सामना करता है। जियोनन जमीन पर गिरता है और दर्द से कराह उठता है। लेकिन जब वह ऊपर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस आदमी ने अपनी तलवार सीधे सैंडवर्म की गर्दन में घोंप दी थी। काले तार जैसे खून की धाराएं बाहर निकलने लगीं। फिर वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी ऊंचाई तक चढ़ने पर मजबूर कर दिया तुमने। अगले ही पल वह अपनी पूरी ताकत से तलवार पर लात मारता है। एक ही वार में विशाल सैंडवर्म मौत के घाट उतर जाता है। जियोनन स्तब्ध रह जाता है। इतने शक्तिशाली इंसान को उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी नीले बालों वाली एक खूबसूरत लड़की उसके पास आती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, कैप्टन जंग योंग बाम हमेशा की तरह दिखावा कर रहे हैं। जियोनन को समझ ही नहीं आता कि ये लोग आखिर हैं कौन। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसका शरीर अचानक जमने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह लड़की भी बेहद शक्तिशाली है। उसका नाम जिसेल है और वह बिना किसी कठिनाई के जियोनन को पकड़ लेती है, जैसे कोई खिलौना उठा रहा हो। फिर वह उसकी जांच शुरू करती है। लेकिन कुछ अजीब बात सामने आती है।
जिशेल को जियोनन पर कोई रैंक इंसिग्निया दिखाई नहीं देता। यह असंभव था, क्योंकि हर अवेकनर के पास एक रैंक चिन्ह होता है। जियोनन खुद भी हैरान रह जाता है। जब वह अपना निशान देखता है तो उसे और भी बड़ा झटका लगता है। उसका चिन्ह नारंगी रंग का था, बिल्कुल रेगिस्तान की रेत जैसा। आमतौर पर जादूगरों के चिन्ह नीले होते हैं, युद्ध करने वालों के लाल, लेकिन रेत को नियंत्रित करने वाली शक्ति, ऐसा चिन्ह किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। यह दुनिया में अपनी तरह की पहली शक्ति थी। और सबसे हैरानी की बात, जियोनन रेत को बेहद आसानी से नियंत्रित कर सकता था। उसके आसपास की हर रेत उसकी आज्ञा मान रही थी। हालांकि उसकी वर्तमान रैंक सिर्फ एफ रैंक थी, लेकिन उसकी शक्ति में एक खास गुण था, असीम क्षमता। मतलब उसकी ताकत की वृद्धि की कोई सीमा नहीं थी। यह सुनकर जियोनन खुश हो जाता है। वह फैसला करता है कि अब भी अपनी शक्तियों को छिपाकर रखेगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वह पूरी रेगिस्तानी दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकेगा और शायद पूरे ग्रह पर भी शासन कर सकेगा। खैर, कुछ देर बाद जियोनन आखिरकार उस मशहूर मैजिक क्रिस्टल माइन तक पहुंच जाता है। सामने एक बड़ा चेक पॉइंट देखकर वह बड़बड़ाता है। कम से कम ऊपर से तो सब कुछ सामान्य लग रहा है। तभी एक आदमी उसे घूरते हुए कहता है, चुपचाप मेरे पीछे आओ, ज्यादा भौंकने की जरूरत नहीं है। जियोनन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह उसके पीछे चल पड़ता है। उधर दूर खड़े जिसेल और योंगबाम अभी भी उसी लड़के के बारे में सोच रहे थे। जिसेल कहती है, अजीब नहीं लगता वह अकेला जीवित कैसे बच गया। वह मानती थी कि यह सिर्फ किस्मत का खेल होगा, लेकिन कैप्टन योंगबाम तुरंत इस बात को खारिज कर देता है। उसे याद था कि सैंडवर्म के शरीर में जो विशाल छेद था वह किसी साधारण घटना का नतीजा नहीं हो सकता, और इसका मतलब साफ था, जियोनन किसी न किसी तरह उस घटना में शामिल था। फिर भी उसने लड़के का नाम तक नहीं पूछा, क्योंकि उसके मन में एक अजीब विश्वास था। उसे लगता था कि उनकी मुलाकात फिर जरूर होगी। सीन बदलता है। जियोनन जिस माइन में पहुंचा था वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। उसने सोचा था कि यह जगह अंधेरी सुरंगों और मजदूरों से भरी होगी, लेकिन यहां तो लोग घूम रहे थे, खा रहे थे, हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे। यह देखकर जियोनन सचमुच हैरान रह जाता है। उसे यहां ऐसा माहौल देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसी समय उसका गार्ड कहता है, मैं सुपरवाइजर को बुलाने जा रहा हूं, जब तक मैं वापस न आऊं यहीं खड़े रहना। जियोनन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। जाते जाते वह आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है, या फिर चाहो तो तुम्हारे सिर में गोली मार दूं। इतना कहकर वह हंसता हुआ वहां से चला जाता है। अब जियोनन अकेला खड़ा था, और सबसे बड़ी समस्या यह थी, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वह आसपास नजर दौड़ाता है और एक छोटी सी दुकान देख लेता है। उसी समय उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ती है। पोस्टर में लिखा था, श्रमिक ही इस शहर की असली रोशनी है। दुकानदार उसे एक ड्रिंक पकड़ाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें भी यह प्रेरणादायक लगता है? जियोनन उस बूढ़े आदमी के हाथों को देखता है। वे घावों और पुराने निशानों से भरे हुए थे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है, इस शहर की असली ऊर्जा मना स्टोन्स नहीं है। जियोनन चौंक जाता है। तो फिर असली ऊर्जा क्या है? बूढ़ा उसकी तरफ उंगली करता है। तुम जैसे लोग, तुम जैसे मजदूर ही इस शहर की असली ऊर्जा हो। तुम्हें जो कहा जाए तुम वही करते हो, और अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी जगह लेने के लिए हजारों लोग तैयार बैठे हैं। क्या शानदार और अंतहीन ऊर्जा स्रोत है। जियोनन का माथा गर्म हो जाता है। पहली मुलाकात में ही यह बूढ़ा उसकी बेइज्जती कर रहा था। वह गुस्से में जवाब देता है, अपने बचे हुए दिनों की चिंता करो बूढ़े। लेकिन बूढ़ा सिर्फ हंस देता है। फिर अचानक वह ऐसी बात कहता है जिससे जियोनन का दिल धड़कना बंद हो जाता है। उसे पता था कि जियोनन सैंडवर्म के पेट के अंदर तक गया था। यह सुनकर जियोनन पूरी तरह सन्न रह जाता था। बूढ़ा आगे कहता है, तुम्हारे जैसे लड़के का अंत भी जल्द ही किसी सैंडवर्म के पेट में होगा। यह जगह बच्चों के छिपने की नहीं है। जियोनन विरोध करता है, मैं यहां सिर्फ पैसे कमाने आया हूं। तब बूढ़ा उसे दुकान के पीछे देखने के लिए कहता है। जियोनन पीछे जाता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ कबाड़ का ढेर दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि बूढ़ा क्या दिखाना चाहता है। तब बूढ़ा धीमी आवाज में कहता है, मैंने ये सब चीजें एक एक करके इकट्ठी की हैं।
फिर वह बम गिराता है। ये उन लोगों की बची हुई चीजें हैं जो तुमसे पहले यहां आए थे और जो अब मर चुके हैं। जियोनन चुप हो जाता है। बूढ़ा आगे कहता है, हर कोई खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मना स्टोन्स का लालच इतना बड़ा होता है कि आखिरकार सब माइन में उतर ही जाते हैं। फिर धीरे धीरे जीने के लिए अपनी सारी चीजें बेचते जाते हैं और आखिर में वे खुद भी खत्म हो जाते हैं। इस माइन में आने वाले सभी लोगों का अंत एक जैसा होता है। बूढ़ा जियोनन की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम भी मरोगे और तुम्हारा नाम तक कोई याद नहीं रखेगा। सच कहूं तो तुम्हारी लाश देखने का इंतजार रहेगा। यह सुनकर जियोनन का खून खौल उठता है, लेकिन वह बहस करने की बजाय कीमत पूछता है। बूढ़ा एक ऐसी कीमत बताता है जिसे सुनकर जियोनन लगभग चिल्ला पड़ता है। क्या? इतनी सी ड्रिंक के लिए इतना पैसा? उसे तभी समझ आता है कि इस जगह हर चीज बेहद महंगी है। वह शिकायत करता रहता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि आसपास के कसाई और मजदूर धीरे धीरे हथियार निकाल रहे हैं। हाँ, वे इतने निर्दयी थे। जियोनन को अभी तक इसका एहसास भी नहीं हुआ था। तभी पीछे से एक आदमी उसका सिर पकड़कर मेज पर दे मारता है। जियोनन के भीतर मौत का डर एक बार फिर जाग उठता है। उसी समय बूढ़ा मुस्कुराते हुए पूछता है, जानते हो मैं इस नरक जैसी जगह में दुकान कैसे चलाता हूं? क्योंकि यहां सब भ्रष्ट हैं। जियोनन पीछे मुड़कर देखता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। दर्जनों आदमी हथियार लेकर उसे घेर चुके थे। बूढ़ा किसी माफिया बॉस की तरह कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। वह कहता है, अब बताओ लड़के, क्या करोगे? जियोनन गुस्से से दहाड़ता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन बूढ़े की नजर सीधे उसकी जेब पर जाती है। वहां रखा था उसका मना स्टोन, वही स्टोन जिसे पाने के लिए उसने मौत का सामना किया था। बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, वह स्टोन दे दो, मैं तुम्हें उचित कीमत दे दूंगा। जियोनन तुरंत मना कर देता है। वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसका सिर फिर मेज पर पटक दिया जाता है। इस बार जियोनन सचमुच अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। एक पल के लिए उसके मन में आता है कि वह अपनी सैंड ब्लास्टर शक्ति से सबको उड़ा दे, लेकिन वह जानता था अभी वह इतना मजबूत नहीं था। आखिरकार मजबूरी में उसे मना स्टोन सौंपना पड़ता है। बूढ़ा स्टोन देखकर प्रभावित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे कम कीमत देने की कोशिश करता है और ऊपर से ताना भी मारता है, तुम्हें यहां आने की बजाय खुद सैंडवर्म बन जाना चाहिए था। जियोनन का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। फिर वह एक अतिरिक्त बोनस की मांग करता है। बूढ़ा मान जाता है और कहता है कि वह कबाड़ के ढेर से कोई भी एक चीज चुन सकता है। जियोनन काफी देर तक ढेर खंगालता है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता। तभी अचानक उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर टिक जाती है, एक छोटा सा रेत घड़ी जैसा अवशेष। यहां तक कि बूढ़ा भी उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। आखिरकार जियोनन उसी रेत घड़ी को चुन लेता है। जाते जाते बूढ़ा फिर उसका मजाक उड़ाता है, कबाड़ में भी सबसे बेकार चीज चुन ली। लेकिन इस बार जियोनन रुकता है। वह पलटकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ा जोर से हंसता है, क्लेक्सी। जियोनन उस नाम को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेता है। फिर ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, उम्मीद करता हूं कि हमारी मुलाकात दोबारा कभी न हो। यह सीधी धमकी थी, लेकिन क्लेक्सी सिर्फ मुस्कुराता है, मानो उसे किसी बात का डर ही न हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोनन अपने कमरे में बैठा उस छोटी सी रेत घड़ी को ध्यान से देख रहा था। वह उसकी जांच करता है और पता लगाता है कि उसके अंदर की सारी रेत नीचे गिरने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। अब चूंकि वह अकेला था, उसने अपनी नई शक्ति को टेस्ट करने का फैसला किया। जियोनन गहरी सांस लेता है, फिर अपना पूरा ध्यान रेत घड़ी के अंदर मौजूद रेत पर केंद्रित करता है। उसके मन में सिर्फ एक आदेश था, हिलो। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एकदम कुछ भी नहीं। जियोनन वहीं खड़ा अपनी ही परछाई को घूरता रह गया। वह पूरी तरह उलझ चुका था। क्या उसकी शक्ति सच में अवेकनिंग से जुड़ी हुई थी भी या नहीं? क्योंकि उसने इससे पहले कभी किसी को ऐसी शक्ति इस्तेमाल करते नहीं देखा था। उसकी पूरी एबिलिटी एक रहस्य बनी हुई थी। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे उस कबाड़ के ढेर से कोई अज्ञात भावना निकल रही हो। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि यह रेत घड़ी वहां संयोग से नहीं रखी गई थी।
मानो वह जानबूझकर उसका इंतजार कर रही थी, मानो उसे बुला रही हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी भावनाओं को समझ पाता, कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया जाता है। एक विशालकाय आदमी अंदर घुसता है और गरजता है, तो तू ही नया लड़का है। इसके बाद बिना किसी वजह के वह जियोनन को गालियां देना शुरू कर देता है और फिर उस पर चिल्लाता है कि वह अभी तक माइन में काम करने क्यों नहीं पहुंचा। जियोनन भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है, कम से कम बात करने की तमीज तो रखो। लेकिन यह सुनते ही एक भयानक अप्रकट सीधे उसके चेहरे पर पड़ता है। जियोनन हवा में उड़ जाता है। लेकिन अत्याचार यही नहीं रुकता। अगले ही पल वह आदमी उसके पेट में मुक्का मार देता है, इतनी जोर से कि जियोनन की सांसें तक रुक जाती हैं। फिर उसके ऊपर पैर रखकर उसे कुचलते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख। वह आदमी था मैनहो और उसका अहंकार आसमान छू रहा था। वह जियोनन को एक बेकार, बिना अवेकनिंग वाला कचरा कहता है। उसके मुताबिक ऐसे लोगों का काम सिर्फ मार खाना और चुप रहना था। काफी देर तक एक बच्चे को पीटने के बाद आखिरकार उसका गुस्सा शांत हुआ। फिर उसने जियोनन को अपने पीछे आने का आदेश दिया। जियोनन दर्द से कराहते हुए खड़ा हो जाता है, लेकिन डरता नहीं, बल्कि अपने मन में एक फैसला करता है, एक दिन मैं इस पागल आदमी को जरूर मारूंगा। लगता था उसकी हिट लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही थी। कुछ देर बाद वे लोग माइन के तीसरे सेक्टर में पहुंचते हैं। यहीं असली काम शुरू होने वाला था। जियोनन को उपकरण दिए जाते हैं। साथ ही उसे बताया जाता है कि खाने, कपड़ों और औजारों का खर्च उसकी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। उसका मुख्य काम था मना स्टोन निकालना। पहली नजर में काम आसान लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह कोई सवाल पूछने वाला था, मैनहो अपनी पिकैक्स उसके हेलमेट पर दे मारता है। हेलमेट तुरंत टूट जाता है। मैनहो ठंडी आवाज में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुझे काम आता है या नहीं, और हां, टूटे हुए हेलमेट का पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा। फिर वह अपने अधीनस्थ को आदेश देता है कि जियोनन को शाफ्ट नंबर 972 में भेज दिया जाए। यह जगह माइन की सबसे खतरनाक जगहों में से एक थी, लेकिन अब जियोनन को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह बस आगे बढ़ गया। जाते जाते मैनहो आखिरी चेतावनी देता है, अगर मना स्टोन लेकर वापस नहीं आया तो वहीं मार दिया जाएगा। सच में इससे खराब नौकरी शायद ही दुनिया में कोई हो। रास्ते में एक मजदूर उससे बात करता है। वह बताता है कि शाफ्ट 972 माइन का सबसे बुरा इलाका माना जाता है, और बदकिस्मती से जियोनन उसी दिन आया था जिस दिन मैनहो जुए में अपना पैसा हार गया था। जियोनन हैरान होकर पूछता है, यहां जुआघर भी है? मजदूर हंसता है, यहां सब कुछ मिलता है। कुछ देर बाद वे आखिरकार शाफ्ट 972 के सामने पहुंच जाते हैं। जियोनन पूछता है, बस मना स्टोन निकालकर वापस आना है ना? लेकिन यह सुनकर मजदूर का चेहरा बदल जाता है। वह धीरे से कहता है, वापस? कोई वापस नहीं आता। जियोनन की आंखें फैल जाती हैं। मजदूर बताता है कि अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग यहां गायब हो चुके हैं। किसी को नहीं पता वे मरे या जिंदा हैं, और अभी भी लोग शर्त लगा रहे हैं कि जियोनन कितनी देर तक जीवित रहेगा। इतना कहकर वह आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। जियोनन चिल्लाता रह जाता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। अब उसे समझ आ गया था, उसे यहां काम करने नहीं, मरने भेजा गया था। गुस्से से भरा जियोनन पिकैक्स उठाता है और दीवार पर पहला वार करता है, लेकिन पिकैक्स हाथ से फिसल जाती है और दूर जाकर गिरती है। जियोनन उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। इस सुरंग के अंदर मना की मात्रा बेहद ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि उसका पूरा शरीर उसे महसूस कर पा रहा था। जितना अंतरिक्षी अंदर जाता, उतना दबाव बढ़ता जाता। तभी उसे एहसास होता है, अगर कोई सामान्य इंसान यहां होता तो अब तक मना ओवर सैचुरेशन से मर चुका होता। आखिर यह सारी मना आ कहां से रही थी? इसी सवाल के साथ वह आगे बढ़ता है और अपनी टूटी हुई पिकैक्स तक पहुंच जाता है। वह राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसका पैर अचानक खाली हवा में पड़ जाता है। उसके नीचे जमीन ही नहीं थी। एक विशाल अंधेरा गर्त उसका इंतजार कर रहा था, और अगले ही पल जियोनन उसमें गिर जाता है। उसके सामने एक रहस्यमयी पोर्टल खुल चुका था।
गिरते समय उसका हेलमेट और टूटी हुई पिकैक्स भी उससे अलग हो जाते हैं। जैसे जैसे वह नीचे गिर रहा था, उसकी पुरानी यादें उसके सामने आने लगती हैं। बचपन से लेकर आज तक हर कोई उसे कहता था कि वह मर जाएगा। हर सपने को लोगों ने कुचल दिया था। हर उम्मीद छीन ली गई थी। सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए उसे लड़ना पड़ा था, मार खाना पड़ा था, और आखिर में उसने एक इंसान की जान भी ले ली थी। डर और अपराध बोध उसे आज तक पीछा कर रहे थे, खासकर एक नाम ली ज़ेरोंग। यह नाम उसकी आत्मा तक में बस चुका था। कुछ देर बाद जियोनन की आंखें खुलती हैं। वह जमीन पर पड़ा हुआ था। धीरे धीरे उठते हुए वह आसपास देखता है और तुरंत उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह जगह बेहद गर्म थी। चारों तरफ ज्वालामुखी राख फैली हुई थी, हवा तक जल रही थी। जियोनन बदकिस्मती को कोसता है, क्योंकि उसे आखिर समझ आ गया था कि वह कहां आ पहुंचा है। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक बेहद खतरनाक अग्नि डंजन था। तभी एक पत्थर लुढ़कते हुए उसकी तरफ आता है। जियोनन उसे पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल वह पत्थर आग की तरह तप रहा था। वह तुरंत उसे फेंक देता है। अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, यह कोई सपना नहीं था। वह सचमुच एक डंजन के अंदर फंस चुका था, और अगर वह जल्द से जल्द यहां से बाहर नहीं निकला तो इस बार उसकी मौत तय थी। जियोनन तुरंत अपनी पैंट का एक टुकड़ा फाड़ता है और उसे अपने मुंह पर बांध लेता है। वह खुद से कहता है, अगर इस डंजन का कोई एंट्रेंस है तो कहीं ना कहीं इसका एग्जिट भी जरूर होगा। उसकी नजर सीधे उस विशाल ज्वालामुखी के शिखर पर जाती है। वह इस पूरे डंजन का सबसे ऊंचा बिंदु था, और जियोनन का मानना था कि बाहर निकलने का रास्ता भी वहीं होगा। एक बात बिल्कुल साफ थी, अगर वह यहां ज्यादा देर रुका तो मर जाएगा। यह जहरीली ज्वालामुखी राख धीरे धीरे उसका दम घोंट देगी, और चूंकि अभी आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं था, यही भागने का सबसे अच्छा मौका था। यह सोचकर जियोनन पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। वह खुद को मोटिवेट करते हुए चिल्लाता है, मैं हूं महान जियोनन, वह आदमी जो कभी हार नहीं मानता। हालांकि यह सब बोलने वाला हमारा हीरो कुछ मिनट पहले ही लावा में भुनने से बाल बाल बचा था, लेकिन फिर भी उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और जियोनन सीधे नीचे गिरने लगता है। सामने उबलता हुआ लावा था। मौत बस कुछ इंच दूर थी, लेकिन आखिरी सेकंड पर उसके हाथ चट्टान के किनारे को पकड़ लेते हैं। उसका पूरा शरीर लावा के ऊपर लटक रहा था, इतना करीब कि गर्मी उसकी त्वचा को जला रही थी। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। दांत भींचते हुए वह खुद को ऊपर खींच लेता है। बाहर निकलते ही वह हांफने लगता है। एक और मौत उसके सामने से गुजर चुकी थी, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। और वह गुस्सा एक ही इंसान के लिए था, मैनहो, वही कमीना जिसने उसे यहां मरने के लिए भेजा था। जियोनन मुट्ठियां भींचता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो अपने हाथों से उस हरामी को मारूंगा। लेकिन कुछ देर बाद वह खुद को शांत कर लेता है। अभी बदला लेने का समय नहीं था। अभी उसे सिर्फ एक चीज करनी थी, जिंदा रहना। किसी भी कीमत पर वह फिर ऊपर देखता है। उसकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी, बस 4 और छलांगे, सिर्फ 4, और वह उस ऊंचे स्थान तक पहुंच जाएगा। जियोनन गहरी सांस लेता है। अब सोचने का समय खत्म हो चुका था। वह बिना रुके आगे बढ़ने का फैसला करता है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी को किसी घटिया डंजन में खत्म नहीं होने देगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन तभी लावा का समुद्र फट पड़ता है और उसके अंदर से निकलता है एक विशाल राक्षस, एक ऐसा मॉन्स्टर जो किसी गॉडजिला के रिश्तेदार जैसा दिख रहा था। जियोनन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह राक्षस उसे सीधे अपने मुंह में दबोच लेता है और फिर वापस लावा के अंदर गोता लगा देता है। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया, या कम से कम ऐसा लग रहा था। लेकिन तभी राक्षस की आंखें ऊपर की तरफ घूमती हैं, क्योंकि जियोनन अभी भी जिंदा था। किसी तरह वह दूसरी तरफ पहुंच चुका था और पूरी ताकत से एक चट्टान को पकड़कर लटका हुआ था। उसकी जान बस एक धागे पर टिकी हुई थी, लेकिन इस मौत के खेल ने उसे एक नई बात सिखा दी थी। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ रेत ही नहीं, ज्वालामुखीय राख को भी नियंत्रित कर सकता है।
और यही शक्ति अब भी उसकी जान बचा चुकी थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरता है, लेकिन गर्मी इतनी भयानक थी कि उसकी चेतना डगमगाने लगती है। उसकी नाक अंदर से जल रही थी। सांस लेना तक मुश्किल हो चुका था। यह डंजन इतना क्रूर था कि यहां के मॉन्स्टर भी माहौल के सामने छोटे लग रहे थे। जियोनन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और एक बार फिर मौत का विचार उसके दिमाग में आता है। लेकिन तभी वह खुद को थप्पड़ मारता है। नहीं, मैं अभी नहीं मरूंगा। वह अपने ही शब्द याद करता है। वह अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पाया था और बिना गर्लफ्रेंड के मर जाना, यह तो सीधा अन्याय था। यही सोचकर वह फिर खड़ा हो जाता है। जियोनन ज्वालामुखी राख को नियंत्रित करना शुरू करता है और अपने अंकल से मन ही मन माफी मांगता है, क्योंकि जो वह करने वाला था वह पूरी तरह पागलपन था। उसी समय वह विशाल राक्षस दूसरी बार लावा से बाहर निकलता है, इस बार सीधे जियोनन को खत्म करने के लिए। जियोनन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। दिलचस्प, वाकई बहुत दिलचस्प। जियोनन चौंक जाता है। वह इधर उधर देखने लगता है। आवाज फिर आती है। इतनी अनोखी क्षमता मैंने पहले कभी नहीं देखी। जियोनन कुछ समझ पाता उससे पहले आसमान से एक बूढ़ा आदमी नीचे उतरता है, मानो खुद स्वर्ग ने उसे भेजा हो। बूढ़ा अपनी तलवार पकड़ता है और अगले ही पल वह आसमान से मिसाइल की तरह नीचे गिरता है, इतनी तेज गति से कि पूरा क्षेत्र कांप उठता है। उसका वार सीधे राक्षस के शरीर पर पड़ता है और सिर्फ एक ही हमला पूरा लावा समुद्र हिला देता है। शॉकवेव चारों दिशाओं में फैल जाती है। चट्टानें उड़ने लगती हैं। लावा की दिशा तक बदल जाती है। जियोनन लगभग उस झटके से मर ही जाता है। उसके कानों के पर्दे फट जाते हैं। उसकी चेतना बिखर जाती है। कुछ देर बाद वह कांपते हुए अपनी आंखें खोलता है और सामने का दृश्य देखकर जम जाता है। वह विशाल राक्षस दो हिस्सों में बांट चुका था। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक। जियोनन ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। यह कोई साधारण अवेक नर नहीं था। यह किसी और ही स्तर का राक्षस था। ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया के नियम बदल सकता था। बूढ़ा आदमी आराम से एक कदम आगे बढ़ाता है और हर कदम पर धरती कांप उठती है। जियोनन बस उसे घूरता रह जाता है। उसकी आंखों में श्रद्धा और भय दोनों थे। तभी बूढ़ा उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन जियोनन अभी भी सदमे में था। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। बूढ़ा हंसता है, फिर कहता है, अच्छा, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो बुरी चीजें होंगी। इसके बाद वह गिनती शुरू करता है। 3, 2 और जैसे ही गिनती 1 पर पहुंचती है, जियोनन की आंखें फट जाती हैं, क्योंकि एक पल पहले जो बूढ़ा उससे कई मीटर दूर खड़ा था, अब उसके ठीक सामने मौजूद था। मानो नरक का कोई भूत अचानक उसके सामने प्रकट हो गया हो।